नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द को समझते हैं जो सुनने में तो बहुत आम लगता है, खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आइए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल मन में यही आता है कि क्या फूड सिक्योरिटी का मतलब बस 2 वक्त की रोटी मिलना है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचते होंगे, है ना? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में 2 वक्त का खाना मिलना तो कहानी की बस शुरुआत है। फूड सिक्योरिटी का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो फिर असली मतलब है क्या? देखिए, परिभाषा ये कहती है कि हर एक इंसान को हर समय सुरक्षित, पौष्टिक और भरपूर खाना मिले। यहाँ 4 शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है: सुरक्षित, पौष्टिक, पर्याप्त और हर समय। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा, लेकिन सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट असल में 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये है वो 3 आयाम। पहला है अवेलेबिलिटी, यानी खाने की उपलब्धता। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, यानी खाने तक लोगों की पहुंच। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, यानी खाना खरीदने की क्षमता। फूड सिक्योरिटी तभी मानी जाएगी जब ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हों। तो चलिए सबसे पहले पिलर को पकड़ते हैं, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, उपलब्धता का सीधा सा मतलब है कि देश के अंदर खाना मौजूद भी है या नहीं। और ये 3 चीजों से तय होता है। 1, देश में अनाज की पैदावार कितनी हो रही है। 2, हम बाहर से कितना अनाज मंगा रहे हैं यानी इंपोर्ट्स। और 3, सरकार के गोदामों में इमरजेंसी के लिए कितना स्टॉक जमा है। अच्छा, तो मान लीजिए कि देश में खाना उपलब्ध है, गोदाम भरे पड़े हैं, तो क्या काम हो गया? नहीं, यहीं पर दूसरा आयाम यानी एक्सेसिबिलिटी तस्वीर में आता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि खाना हर इंसान तक फिजिकली पहुंचे। इसके लिए बाजार चाहिए, राशन की दुकानें चाहिए और सबसे जरूरी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए जो अनाज को गोदामों से निकालकर लोगों के करीब तक ला सके। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे नाजुक आयाम, अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब बहुत सीधा है कि लोगों की जेब में खाना खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। सोचिए, अगर देश में अनाज भी हो, दुकानों तक पहुंच भी गया हो, लेकिन आम इंसान के पास उसे खरीदने की ताकत ही ना हो, तो फूड सिक्योरिटी का मकसद ही अधूरा रह जाता है। तो अब जब हम इन तीनों आयामों को समझ चुके हैं, चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। बात बिल्कुल साफ है। उपलब्धता, पहुंच और खरीदने की क्षमता, इन तीनों के बिना खाद्य सुरक्षा की बात ही नहीं की जा सकती। ये एक चेन की कड़ियों की तरह है। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो पूरी की पूरी चेन टूट सकती है। जरा सोचिए, बाजार खाने पीने की चीजों से भरे पड़े हैं, खेत लहलहा रहे हैं, फिर भी लाखों लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। पर ऐसा होता कैसे है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का असली मतलब क्या होता है और हम इसके खतरों को अक्सर कैसे गलत समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम भूख के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि गरीबी होगी, सूखा बाढ़ जैसी कोई आपदा आ गई होगी या फिर फसलें खराब हो गई होंगी। बिल्कुल, ये सभी वजह हैं और ये सीधे सीधे खाने की कमी पैदा करती हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? अब बात करते हैं इस समस्या के सबसे खौफनाक रूप की, अकाल, यानी वो स्थिति जब भूख एक महामारी बन जाती है। अकाल ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। इसमें बड़े पैमाने पर भूखमरी फैल जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं, महामारियां फैलने लगती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी वजह हमेशा खाने की कमी नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सबूत हमें इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी में मिलता है, 1943 का बंगाल का अकाल। इसी में हमारी पहेली का जवाब छिपा है। इस अकाल की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसमें करीब करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सोचिए, 30 लाख लोग, एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा है ये। और यहीं पर है सबसे बड़ा विरोधाभास। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि बंगाल में उस वक्त चावल की कमी थी ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खाना था तो लोग मरे क्यों? असली प्रॉब्लम थी क्या? इस सवाल का जवाब दिया नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने।
और उनके सिद्धांत ने, आप यकीन मानिए, भूख और गरीबी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सेन ने कहा कि देखो, खाद्य सुरक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितना खाना पैदा हो रहा है। असली सवाल तो ये है कि किसी इंसान का उस खाने पर अधिकार यानी एंटाइटलमेंट कितना है, मतलब उस तक पहुंचने और उसे खरीदने की उसकी ताकत कितनी है। और सेन के मुताबिक ये अधिकार 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, एक इंसान खुद क्या पैदा कर सकता है। दूसरा, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, मतलब वो अपनी कमाई से क्या खरीद सकता है। और तीसरा, उसे सरकार से क्या मदद मिल सकती है। अब बंगाल में क्या हुआ? लोगों की नौकरियां चली गई, उनकी खरीदने की ताकत खत्म हो गई। तो बाजारों में चावल तो था, पर वो उसे खरीद ही नहीं पाए, और इस तरह खाने पर उनका जो अधिकार था वो टूट गया। तो अगर हम सेन की इसी थ्योरी को आज के समाज में देखें, तो खाद्य असुरक्षा का सबसे ज्यादा खतरा किसे है? कौन है वो लोग जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? चाहे गांव हो या शहर, सबसे ज्यादा रिस्क में वो लोग हैं जिनकी कमाई पक्की नहीं है, अस्थिर है। जैसे गांव में भूमिहीन मजदूर या शहर में दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले। उनके लिए एक दिन काम ना मिलने का मतलब हो सकता है खाने पर अपना अधिकार खो देना। और इन कमजोर समूहों में भी इसका सबसे बुरा, सबसे विनाशकारी असर पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर और 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर। उनके लिए तो पोषण जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। यही कमजोरी जन्म देती है भूख को, जो कि खाद्य असुरक्षा का सबसे साफ संकेत है। और ये भूख ना 2 अलग-अलग चेहरों के साथ हमारे सामने आती है। एक होती है दीर्घकालिक भूख। ये लगातार कम आमदनी की वजह से साल भर बनी रहती है और कुपोषण की जड़ है। दूसरी होती है मौसमी भूख। ये खेती के साइकिल से जुड़ी है, जैसे बुवाई और कटाई के बीच का वो समय जब मजदूरों के पास काम नहीं होता। हाँ, भारत ने इन दोनों को कम करने में काफी तरक्की की है, लेकिन इनकी जड़ को समझना आज भी बहुत जरूरी है। तो हम घूम फिरकर अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। अब ये साफ है कि सिर्फ अनाज का उत्पादन बढ़ा देना काफी नहीं है। असली सवाल ये है, क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां हर इंसान का, उसकी आर्थिक हालत चाहे जो भी हो, खाने पर अधिकार पक्का हो सके? क्योंकि असली लड़ाई खाने की कमी की नहीं है, असली लड़ाई तो अधिकार की है। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। समझिए कि एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। ये सफर है कमी से बहुतायत तक का। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो खाने की बहुत बड़ी किल्लत थी। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। फिर आया 60s और 70s का दशक, और साथ में आई हरित क्रांति। और इसने तो जैसे गेहूं और चावल के उत्पादन में एक विस्फोट ही कर दिया। और नतीजा, अरे वाह, जिस देश में कभी अकाल पड़ते थे उसने भुखमरी को लगभग जड़ से खत्म कर दिया। और इस कामयाबी का पैमाना देखना है। 2021-22 में भारत ने 315 मिलियन टन अनाज पैदा किया। सोचिए जरा, कितना बड़ा आंकड़ा है ये वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा अनाज खेतों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंचता कैसे है? यहीं से कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो यहीं पर सरकार का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क काम आता है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता कैसे है। देखिए, इस पूरे सिस्टम के ना 2 मेन पिलर हैं। पहला, बफर स्टॉक, मतलब अनाज का एक बहुत बड़ा रिजर्व तैयार करना। और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस, जिसके जरिए ये अनाज लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये बफर स्टॉक आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि ये देश का एक बहुत बड़ा इमरजेंसी फूड बैंक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई इसे किसानों से एक फिक्स्ड कीमत पर, जिसे एमएसपी कहते हैं, खरीदती है। और इसके 2 बड़े काम हैं। एक तो बाजार में अनाज के दाम काबू में रखना, और दूसरा बाढ़ या सूखे जैसी किसी आपदा के वक्त सबको खाना मुहैया कराना। अच्छा, अब अनाज तो जमा हो गया, पर इसे बांटा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस की। ये काम करता है राशन कार्ड के जरिए। और ये कार्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं ताकि सही मदद सही लोगों तक पहुंचे। जैसे अंत्योदय कार्ड, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंदों के लिए है।
फिर बीपीएल कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है, और फिर एपीएल कार्ड दूसरों के लिए। लेकिन फिर साल 2013 में इस सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव आया। अब खाद्य सुरक्षा सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं रही, बल्कि ये हर नागरिक का एक कानूनी अधिकार बन गई। जी हां, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस कानून ने भोजन को किसी की दया या पॉलिसी से निकालकर हर एक एलिजिबल नागरिक का कानूनी हक बना दिया। ये एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी बदलाव था। और इस कानून का दायरा कितना बड़ा है, जरा ये तो देखिए। देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी इसके अंदर आती है। मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए भोजन की पक्की गारंटी। और कीमतें, अरे कीमतें तो ऐसी हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। गेहूं मिलता है सिर्फ 2 रुपये प्रति किलो में। चावल, वो भी सिर्फ 3 रुपया प्रति किलो। और मोटा अनाज तो बस 1 रुपये प्रति किलोग्राम में। ये कीमतें साफ साफ बताती हैं कि मकसद ये है कि पैसे की कमी के कारण किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। हाँ, तो ये सब सुनने में कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या जमीन पर भी सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? देखिए, हर बड़े सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ सीरियस चुनौतियां हैं, पर हाँ, कुछ ऐसे हीरोज भी हैं जो इन चुनौतियों से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो पीडीएस सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ी समस्या है कालाबाजारी। फिर कभी कभी अनाज की क्वालिटी खराब निकलती है, राशन की दुकानें टाइम पर नहीं खुलती, और सबसे दुख की बात तो यह है कि कभी कभी गोदामों में रखा अनाज सड़ जाता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से निपटने में सरकार अकेली नहीं है। यहीं पर सहकारी समितियां, जिन्हें हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं, एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव भूमिका निभाती हैं। ये समितियां सरकार के काम को जमीनी स्तर पर, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करती हैं। जैसा कि कहा भी गया है, ये इस पूरे सिस्टम की एक बहुत जरूरी, एक सप्लीमेंट्री कड़ी है। और इनका असर वाकई जबरदस्त है। एक उदाहरण देखिए, तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें यही सहकारी समितियां चलाती हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। और अरे, हम अमूल और मदर डेयरी जैसे कामयाब सहकारी मॉडल को कैसे भूल सकते हैं? एक ने दूध के क्षेत्र में क्रांति ला दी, तो दूसरे ने दिल्ली में सब्जियों और दूध की सप्लाई को आसान बना दिया। तो हमने इस सिस्टम की पूरी यात्रा देखी, इसका स्ट्रक्चर समझा और इसकी चुनौतियों पर भी बात की। अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? आखिर में फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ 3 चीजों से है। खाना उपलब्ध हो, लोगों तक उसकी पहुंच हो और लोग उसे खरीद सकें। अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। भारत का पूरा सिस्टम इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ा है। भारत का यह सफर वाकई में कमाल का रहा है। एक वक्त था जब देश अकाल और कमी से जूझ रहा था, और आज एक ऐसा सिस्टम है जो भोजन को हर नागरिक का अधिकार मानता है। सोचिए, एक ही पीढ़ी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। भारत ने भूखमरी को तो हरा दिया है, ये सच है, लेकिन क्या हमारा ये सिस्टम अगली बड़ी चुनौती यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए तैयार है? मतलब लोगों का सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण भी मिलना चाहिए। क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? तो अगर ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, जानकारी भरा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी जरूरी विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ऐसे ही बेहतरीन नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पहुंच सकें।